Good morning, students. I hope that all you will be safe at your homes. Students, stay home, stay safe. Students, on demand of you, I am repeating the chapters again. From today onwards, we are starting our revision. Today onwards, we are starting our revisions. So take सो टेकिंग फ्रॉम लेसन 1 कोल्ड वॉर इरा, मैं आपको ये भी डिस्कस करूँगी विच आर द कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर आर लाइंग इन सिलेबस ऑफ 2020-21 और विच आर रिलेटेड. सो स्टूडेंट्स, कोल्ड वॉर इरा का आपने NCERT के पेज नंबर 3 से लेकर 12 तक पढ़ना है. 3 से लेकर 12 तक पढ़ना है. ठीक है? इज इट क्लियर एवरीबडी? यू हैव टू स्टडी फ्रॉम पेज नंबर 3 to 12 एंड देयर आर 3 टॉपिक्स इन इट. देयर आर 3 टॉपिक्स इन इट. कोल्ड वॉर इरा, कोल्ड वॉर इरा एंड नॉन अलाइनमेंट. कोल्ड वॉर इरा एंड नॉन अलाइनमेंट. सेकेंड है इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स. इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स. और थर्ड है स्टूडेंट्स बाईपोलैरिटी. क्या है? बाईपोलैरिटी. इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स जो है स्टूडेंट्स, इट लाइज ऑन पेज नंबर 5. और नॉन अलाइन मूवमेंट जो है दैट इज ऑन पेज नंबर 12. इज इट क्लियर टू यू? सबको समझ में आ गया? अब मैं कोल्ड वॉर इरा से शुरू कर रही हूँ. कोल्ड वॉर इरा क्या है? कोल्ड वॉर क्या है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सोवियत रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इमर्ज्ड एज बिग पावर्स. रशिया और अमेरिका एक बड़ी महान शक्तियों के रूप में उभर कर आई. सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ? इट वॉज एंडेड इन 1945 में तो ख़त्म हुआ. एंड टेन्योर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज 1939 to 1945. और यह मानना है कि द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर मीन्स, ध्यान से सुनिए, कोल्ड वॉर मीन्स वॉर ऑफ नर्व्स. इट इज़ नॉट एन एक्चुअल वॉर. Students, I am briefing you this chapter because already I had taught you this chapter, but I am for revision work summary I am giving you. Or students, please be careful, read NCERT because it is possible that you are going to have your September test or maybe final test from ओपन टेक्स्ट बुक सिस्टम. ओपन टेक्स्ट बुक सिस्टम में बुक ओपन होगी, इन बिटवीन क्वेश्चंस होंगे. यू हैव टू फाइंड आउट आंसर्स फ्रॉम बुक बाय योरसेल्फ. समझ रहे हैं आप? किताब खुली होगी, आपको खुद ही ढूंढने होंगे आंसर्स. सो स्टूडेंट्स, अगर आप NCERT को गो थ्रू प्रॉपरली होंगे, if you go through NCERT properly, then you can be able to attempt the answers. Is it clear to everybody? So students, read the NCERT properly. तो cold war जो है that is means war of nerves. It is not an actual war. ये जो है actual war नहीं है. इसमें ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है इसको छोड़ दीजिए आप लोग. उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं व्हाट इज़ कोल्ड वॉर. ठीक है? एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे मैंने अभी आपको बताया है. उसके बाद से स्टूडेंट्स, ये जो है कोल्ड वॉर, मैंने अभी बोला वॉर ऑफ नर्व्स, इट इज़ नॉट एन एक्चुअल वॉर. और साथ में मोस्ट कंट्रीज़ जो थे यूरोप के वो अमेरिका के साथ थे, और ईस्ट के यूरोप के जो थे वो सोवियत के साथ से. कोल्ड वॉर मीन्स वॉर ऑफ नर्व्स. इट इज़ नॉट एन एक्चुअल वॉर. ऐसे नहीं लग रहा था कि जो आप सोचे ना भी एक प्रॉपर युद्ध हो रहा है. नो, ऐसा कुछ नहीं था. टेंशन थी. इट इज़ अ वॉर इन विच द राइवल स्टेट्स ऑपोजिट स्टेट्स ट्राई थ्रू ऑल मीन्स, एक दूसरे के साथ हर तरीके से झगड़ा करने के लिए तैयार थी. शॉर्ट ऑफ एक्चुअल वॉर टू गेन. Why they were ready to do this so? Because they were
they were interested to gain supremacy at the cost of the other. One state or bloc, एक या दूसरा, tries to gain power and prestige defeating the cause of the अदर, दूसरे के ऊपर कब्जा करने के लिए तैयार हो रहे थे. अभी देखिए, मैंने अभी आपको डिस्कस किया था 1939 टू 1945 तक यह युद्ध चला था. अब स्टूडेंट्स, हमारा जो आगे टॉपिक है दैट इज़ है कि भी ये वॉर जो था, हमने इसके साथ मैंने आपको बताया था पे नंबर वाज एन आउटकम ऑफ द इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, मैंने पढ़ा दिया आपको. उसके बाद से मिलिट्री फीचर नहीं था वो कोल्ड वॉर का. सुपर पावर्स एंड द कंट्रीज इन द राइवल ब्लॉक्स लेड बाय द सुपर पावर्स वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स की तरह कर रहे थे, और सेंस दैट दे अंडरस्टूड द रिस्क इन फाइटिंग वॉर्स दैट माइट इन्वॉल्व द 2 सुपर पावर्स. व्हेन 2 सुपर पावर्स एंड द ब्लॉक्स लेड बाय देम आर इन अ डिटरेंस रिलेशनशिप, फाइटिंग वॉर्स विल बी मैसिवली डिस्ट्रक्टिव. एक दूसरे के विरोधी थे और नुकसान पहुंचा रहे थे. सारा का सारा मतलब तो सिर्फ ये ही है. इसके अंदर के भी किस तरीके से तंग कर रहे थे, एक दूसरे को परेशान कर रहे थे. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और टॉपिक भी मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ. व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर. ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से युद्ध हुआ था. क्या कॉजेज थे. एक तो एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं था, म्यूचुअल डिस्ट्रस्टिंग ड्यूरिंग वॉर. Number 2, war strategy of Western countries aimed at containment of Russia even during the war. जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे वो रशिया के ऊपर ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें थोप रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे. और एक सबसे बड़ी बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अपना एरिया बढ़ाना चाह रहे थे. एफर्ट्स एट एनलार्जिंग एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का जो क्षेत्र है, छीना झपटी में लगे थे. ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें. Here student, it is my duty to tell you some events leading to the Cold War, expansion of Soviet Russia in East Europe, inconsistent Russian demands at the London Council of Foreign Minister, refusal of Soviet Russia to call back its forces from Iran, ईरान से अपनी सेना वापस लेने के लिए मना कर दिया. और उसके साथ साथ एंटी कम्युनिस्ट पॉलिसी बाय चर्चिल एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अब आया स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स. बहुत छोटा छोटा मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से. ये ज़रूरी है कि इसको समझना कि आपने ये पढ़ चुके हो इनको. चलो फॉर योर रेपिटिशन या आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी की वजह से, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस जॉब. इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स जो है दैट इज़ ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कि 2 पावर ब्लॉक्स जो थे वो कौन कौन से थे आपको मालूम ही है. अमेरिका रशिया दोनों के दोनों थे, और उसमें स्मॉलर स्टेट्स अलाइंसेस में अलग 2 कैंप्स में बटा हुआ था यूरोप में. और मैंने आपको बताई है वेस्टर्न और ईस्टर्न अलाइंसेस की बात. उसके बाद स्टूडेंट्स, हम जो ये 2 मैंने पार्ट्स बता दिए ना कि एक दूसरे के साथ छीना झपटी में ही थे, ये जो है ये एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर आ गया स्टूडेंट्स. ये इसके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कराऊंगी. अब है व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस टू द बाइपोलैरिटी. कई चैलेंजेस थे, 3 फैक्टर्स की वजह से कई थे चैलेंजेस बाइपोलैरिटी को. कि रूट्स ऑफ नैम जो थी वो 3 लीडर्स की दोस्ती के कारण जम चुकी थी. यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के पंडित नेहरू, और इजिप्ट के लीडर जो थे कर्नल नासिर थे. ये देखिए नेहरू जी की फ़ोटो है, ये टीटो की है, और नेक्स्ट पेज पे नासिर और सुकर्नो इंडोनेशिया के जो थे. इन सब ने बहुत स्ट्रांगली एक ऐसा ग्रुप बनाया कि जिसका नाम नैम रखा गया. फर्स्ट नॉन अलाइन मूवमेंट जो था दैट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961. यहीं से नैम की स्थापना हुई और बाइपोलैरिटी को एक बहुत बड़ा खतरा होने लग गया. 3 फैक्टर्स की वजह से बाइपोलैरिटी को खतरा हुआ. कौन कौन से फैक्टर से? कॉपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज़, इन 5 देशों के अंदर बहुत ज़्यादा
दोस्ती थी। कौन कौन से 5 देश थे? एक तो थे घाना के प्राइम मिनिस्टर क्वामे निक्रोवो, एक इंडोनेशिया, इजिप्ट, इंडिया एंड यूगोस्लाविया. Growing Cold War tensions and its widening areas. Third, the dramatic entry of many newly decolonized African countries into the international arena. जो अभी अभी decolonize हुई थी अफ्रीकन कंट्रीज़. decolonization का मतलब क्या है कि पावरफुल कंट्रीज़ ने उनको रिलीज़ किया था. कैपिटलिस्ट और इम्पेरियलिस्टिक जो था उन्होंने, इम्पेरियलिस्टिक ने, कैपिटलिस्ट नहीं, इम्पेरियलिस्टिक पावर्स ने उनको डीकॉलोनाइजेशन, उनकी कॉलोनीज थी वो पावरफुल कंट्रीज़ की, और तो जो था अफ्रीकन कंट्रीज़ वो अभी उनसे मुक्त हुए थे. बाय 1960 देयर वर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन द UN. फर्स्ट समिट वाज अटेंडेड बाय 25 मेंबर स्टेट्स. 25 मेंबर स्टेट्स ने इसको शामिल हुए इसमें. और ओवर द ईयर्स, और धीरे धीरे नैम जो है बढ़ता चला गया. लेटेस्ट मीटिंग ऑफ 14 समिट वाज हेल्ड इन हवाना इन 2006. इट इंक्लूडेड 116 मेंबर स्टेट्स एंड 15 ऑब्जर्वर कंट्रीज़. और धीरे धीरे इसमें और इसके मेंबर होते चले गए, बढ़ते चले गए. ये देखिए, ये पुरानी एडिशन के अनुसार है. इट इंक्लूडेड, ये मेरे पास जो बुक है, और यहाँ पर देखिए मैंने 116 बोला, ये 120 है. कितना है? 120. लिसन इट. और 17 अदर कंट्रीज़ है. और ये मैंने 14 समिट के अनुसार बोला था, बट इट इज़ 17th समिट. सो स्टूडेंट्स, आई होप्स दैट यू विल क्लियर ऑल दीज टॉपिक्स. एज नॉन अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया. वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंटरेस्ट ज्वाइंड इट. और इससे क्या हो गया कि लोग जो थे पावर ब्लॉक से अलग होकर, लोग मीन्स कंट्रीज, दे वर गेट सेपरेटेड फ्रॉम दीज ब्लॉक्स एंड ज्वाइंट NAM. Non-alignment is not isolationism, since isolationism means remaining aloof from world affairs. आइसोलेशनिज्म का तो मतलब था अभी बिल्कुल अलग थलग रह जाओ, लेकिन नैम ऐसा नहीं था. एक दूसरे को कॉपरेशन चल रही थी, आपस में फ्रेंडली हो रहे थे, और उसके साथ साथ वेन एवर जिस भी कंट्री को ज़रूरत पड़ रही थी तो नैम मदद के लिए आगे आ रहा था. बिकॉज नॉन अलाइनमेंट इज़ नॉट, ये आपको अगले पेज से दिखा रही हूँ मैं, is also, non-alignment is not also, and neutrality नहीं था. neutrality refers principally to a policy of staying out of war. ये जो है neutrality का मतलब तो बिल्कुल दूर से, policy of staying out of war, युद्ध से रहना. states practicing neutrality are not required to help end a war. ठीक है जी. दे ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट वॉर बिटवीन अदर्स एंड ट्राई टू एंड वॉर्स दैट हैड ब्रोकन आउट. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, बाइपोलैरिटी का भी और नैम का भी. थोड़ा सा इसको मैं कल और अच्छे से ब्रीफ में डिस्कस करूँगी, इसकी समरी दूँगी. बट टुमारो देयर विल बी अ टेस्ट रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स. Be prepared for that, because I am assigning you a small scale test regarding these topics. Thank you students, and have a nice day.